अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमारा जो लेक्चर है वो हाइपरटेंशन पर है। और इसमें हम इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके प्रेवलेंस, इसके टाइप्स, कोजेस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, टेस्ट कौन से इसके लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम इसमें ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इसका डाइट प्लान हम डिस्कस करेंगे। फूड्स फूड्स डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड्स हैं जो इसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की डेफिनेशन पे आते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें बेसिकली होता क्या है। हमारा जो ब्लड होता है वो आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट एक कंटिन्यूअस हाई प्रेशर जो है वो लगा रहा होता है, जो कि हमारी आर्टरीज को वक्त के साथ साथ तबाह कर देता है। और फिर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हमें ले जाता है, जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं। और इसमें जो है वो दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक नंबर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। डायस्टोलिक नंबर तब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पर होता है, और सिस्टोलिक नंबर तब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जो टॉप नंबर है सिस्टोलिक प्रेशर का, वो जब हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आर्टरी की वॉल पर, तो उस वक्त क्या होता है कि हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। और बॉटम नंबर डायस्टोलिक जो होता है, ये तब हम मेजर जब हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं तो आर्टरी वॉल पर जो हार्ट है जब वो बीट कर रहा होता है तो उस टाइम पर वो रिलैक्सिंग पोजीशन पर होता है। सिस्टोलिक नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल 130 होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए। और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए 80 तक के लिए। ठीक है, 80 तक नंबर होना चाहिए। देन इसके बाद हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो है ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीजेस इसकी वजह से जो है वो पैदा होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है, या पेशेंट को किस तरह से हम बताएंगे कि आपको हाइपरटेंशन है, क्या चीज़ें हैं जो हम उसकी डायग्नोज करेंगे। उसमें क्या चीज़ है कि ईयरली उसका जो है वो चेकअप होना चाहिए। और जो उसके सिम्टम्स उसको अपीयर हो रहे हैं हाइपरटेंशन के, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बीपी अगर आपका कंटिन्यूसली नॉर्मल रेंज से अबव आ रहा है तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और खाना खाने के दौरान उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो वो भी इस चीज को इग्नोर ना करे, उसको हाइपरटेंशन की शिकायत है। ठीक है। देन उसके बाद हम इसकी प्रेवलेंस पे आ जाते हैं। अबाउट 67% अडल्ट जो हैं उनको इस वक्त हाइपरटेंशन जो है वो हो चुका है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो 37 मिलियन पीपल जो हैं उनका जो ब्लड प्रेशर की रेंज इस वक्त आ रही है वो 140/90 mm मर्करी आ रही है। ठीक है। अब 2020 में 6,70,000 हजार डेथ्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से हुई थी। और ग्लोबली जो है वो 1.2 बिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं, किस एज से, 30 से 79 ईयर्स की एज तक। नेक्स्ट आगे इसकी हम डिस्कस करेंगे दो टाइप्स। जिन दो टाइप्स में इसके एक टाइप आ जाती है प्राइमरी और एक टाइप आ जाती है इसकी सेकेंडरी। इन दो टाइप्स को समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो टाइप्स को आप समझेंगे देन आपको इसकी जो सारी आगे डिटेल्स हैं डाइट के रिलेटेड वो आपको समझ आएंगी। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एजिंग और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं
उनकी वजह से होती है। जैसे कि एक पर्सन जो है वो इनफ एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उसको हाइपरटेंशन का इशू हो सकता है, अलोंग विथ कि उसका डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है कि इसमें डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस या मेडिकेशन जो डिफरेंट डिजीजेस के लिए ली जाती हैं, उनकी वजह से नेक्स्ट पर्सन जो है वो हाइपरटेंशन की तरफ चला गया है, देन ये सेकेंडरी में आता है। अब हम इसके कोजेस को डिस्कस करेंगे कि इसके कोजेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ना, उसका अभी तक कोई एक सिंगल जो है ना वो कोज क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं वो मिलकर इसको कोज कर देते हैं। तो इसमें कॉमन कोजेज आ जाते हैं कि अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स, यानी कि अपनी डाइट में आपकी कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं है, आप बहुत इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स पर चल रहे हैं, या आपकी डाइट में सोडियम का इंटेक ज़्यादा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, इसके अलावा हाई कंजप्शन ऑफ बेवरेजेस है, या स्मोकिंग करते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है उसमें एटलीस्ट एक जो है ना वो डिस्टिंक्ट कोज होना चाहिए, जिसको कि कोई हेल्थ केयर या कोई डाइटिशियन जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। और उसमें कॉमन कोजेज जो हैं वो आ जाते हैं कि सर्टेन मेडिसिन जो हैं वो एक पर्सन ने ली हैं, जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो सकती हैं, किडनी डिजीज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की मेडिकेशन की वजह से, और क्रोहन सिंड्रोम की वजह से, रिक्रिएशनल ड्रग यूजेस, यानी कि अब उन इंक्लूड कर लेना इसमें कोकेन को। ठीक है, कोकेन का इस्तेमाल करने से ड्रग्स के सूरत में उससे भी हाइपरटेंशन हो सकती है। ये मैं आप लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स बता रही हूँ, कोजिस बता रही हूँ, सॉरी। अच्छा, रेनल वस्कुलर डिजीजेस, जिसमें कि कंडीशंस हो जाती हैं कि हमारा जो किडनीज की आर्टरीज या वेन्स हैं उसको ब्लड का फ्लो जो है वो उसकी तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो इफेक्ट हो जाता है, या रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है, जो कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। इसके अलावा टोबैको यूज या फिर वेपिंग और स्मोकिंग वगैरह, इस तरह की चीजें। देन हम इसके आ जाते हैं कोजिस पर, मेन कोजिस पर। मेन कोजेज इसमें जो हैं वो ये हैं कि एक पर्सन जो है वो अपनी डाइट में सोडियम का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी रूटीन में सोडियम का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक पर्सन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मेडिकेशन जो है वो उसकी चल रही है किसी और डिजीज़ की, और उस डिजीज़ की वजह से वो हाइपरटेंशन की तरफ आ गया है। इसके अलावा स्लीप पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है, किसी बात की टेंशन ले लेते हैं और उसको सर पे सवार कर लेना, ये साइकोलॉजिकली इसको थोड़ा सा हमें पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, उनको समझानी पड़ती है चीजें कि आपने किस तरह से अपनी टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है, उसको ओवरकम करना है। देन हम इसके रिस्क फैक्टर्स पर आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स में होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, और इसके अलावा डायबिटीज का इशू हो सकता है। अब किन लोगों को ज्यादा हो सकता है, जिनकी एज जो है वो 55 से ऊपर है, उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है। आप लोगों ने मेरे साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन जो है वो शेयर करनी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन हो जाती है, और थायराइड डिजीज जो है उसकी वजह से। इसके अलावा जो लोग ओवरवेट हैं और ओबीस हैं, उनके अंदर इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इसका रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा है। अब इस डिजीज की वजह, हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं। अगर हाइपरटेंशन को एक लंबे अरसे के लिए ट्रीट ना किया जाए तो बहुत से सीरियस हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं पर्सन को। उसमें हो सकती है क्रोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस हो सकती हैं, इसके अलावा किडनी की डिजीज या किडनी फेलियर भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आई डैमेज हो सकती है। आप लोगों ने अपनी रूटीन में ये चीज सुनी होगी, या जब आप लोग हॉस्पिटल में गए होगे तो आप लोगों ने ये चीज वहां पर आम देखी होगी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से किसी की आंख का पर्दा फट गया, या किसी की आई में स्पॉटिंग हो गई, या किसी की नजर इफेक्ट हो गई, तो ये बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है।
अच्छा, ये पिक्चर यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ब्लर शो हो रही है। अब इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं, उसमें साइंस और सिम्टम्स में आ जाता है कि एक पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द रह रही है। किसी एक पॉइंट पर भी रह सकती है, पूरे सर में भी रह सकती है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, वोमिटिंग का इशू आ सकता है, नोजिया हो सकती है, या फिर चेस्ट में पेन हो सकती है। और कंफ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है कि नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हाइपरटेंशन की वजह से। एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा आईज में या ईयर्स में जो है ना वो बजिंग की सिचुएशन, आप जैसे इस तरह करके ईयर्स में जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सांस लेने में मसला हो सकता है। हार्ट का रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। विजन जो है वो ब्लर्ड हो सकती है। ये सारे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। और एक सिम्टम मैंने आप लोगों को हाउ टू नो में बताया था, जो कि अभी रिसर्च के मुताबिक सामने आया है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना भी हाइपरटेंशन की ही निशानी है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि लास्ट लेक्चर्स जब हमने लिए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने पूछा था कि मैम खाना खाते हुए स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसके अलावा भी ना सांस चढ़ जाता है और स्वेटिंग हो जाती है, तो ये किस चीज की निशानी है? तो ये इसी चीज की निशानी है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो हाइपर टेंशन की तरफ जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट क्लास। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से टेस्ट हैं जिनसे हाइपरटेंशन जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। अच्छा जी। अब हाइपरटेंशन जो है उसको डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया था कि प्रॉपर इसके चेकअप वगैरह करवाना, ईयरली बेस पे, मंथली बेस पर, और जिन लोगों को ज्यादा इशू आ रहा हो वो वीकली बेसिस पर अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करें, ठीक है। देन उसके बाद इसमें जो है कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है इसको डायग्नोज करना पड़ता है। कैटेगरीज में आ जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। देन हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे और इसके ट्रीटमेंट में। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन का लाइफस्टाइल जो है वो उसकी हाइपरटेंशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, वेट जो है वो हेल्दी हो जाना चाहिए, और डाइट जो है उसको भी हेल्दी डाइट पर लेकर आना चाहिए। और कट डाउन कर देना चाहिए सॉल्ट्स को, ठीक है। सॉल्ट का इंटेक जो है उसको या तो बहुत कम कर दें या फिर कट डाउन कर दें। इसके अलावा अपनी डाइट में पोटेशियम का इंटेक जो है उसको इनफ कर दें। और एक्सरसाइज जो है वो डेली बेसिस पर होनी चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल जो है उसको कम कर देना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें डाइट। डाइट कौन सी हम हाइपरटेंशन में जो है वो देते हैं अपने पेशेंट को। हम हाइपरटेंशन में डैश डाइट का इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। और डैश डाइट का जो एक पैटर्न है वो क्या है कि इसमें ग्रेन्स की सर्विंग पर डे के अकॉर्डिंग 6 to 8 सर्विंग्स हमने देनी होती हैं। और वेजिटेबल्स जो हैं वो डेली बेसिस पर 4 to 6 सर्विंग्स होनी चाहिए।
फ्रूट्स डेली बेसिस पर 4 to 5 की सर्विंग में आ सकते हैं। फैट फ्री और लो फैट डेयरी जो है वो 2 से 3 सर्विंग्स डेली बेसिस पर हो सकती हैं। फैट्स या ऑयल्स जो हैं वो भी 2 से 3 सर्विंग्स हो सकती हैं पर डे। स्वीट्स जो हैं वो लेस देन 5 की सर्विंग देनी है हमने पर वीक। ठीक है। देन उसके बाद हम लीन मीट्स, पोल्ट्री, एग, फिश जो है वो लेस देन 6 की सर्विंग्स देंगे पर डे। देन नट्स, सीड्स, लिग्यूम्स, ये तीनों चीजें जो हैं वो 4 to 5 सर्विंग्स होंगी पर वीक। डैश डाइट जो है ये बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए होती है, और इसको हम हाइपरटेंशन में इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड डाइट है। और इसके अलावा डैश डाइट जो है ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है। ठीक है। डैश डाइट में बेसिकली क्या होता है कि लो इन सॉल्ट होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स में रिच होती है। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट में रिच होती है और लीन मीट में रिच होती है। अब हम इसके फूड्स पे आ जाते हैं कि बेस्ट फूड्स हाइपरटेंशन में जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। इसमें जो फूड्स बहुत ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं, सुइटेबल होते हैं, वो फूड्स हैं। उन फूड्स में आ जाते हैं, ओटमील आ जाती है। ओटमील हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बहुत अच्छे से सूट करती है। आप लोग डाइट प्लान्स में जब हाइपरटेंशन के डाइट प्लान्स बनाएंगे तो उसमें आपने ओटमील को लाजमी कंसीडर करना है। ठीक है। इसमें आपने पर्सन की फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसके कैलोरीज और ईच एंड एवरीथिंग जब सेट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रेकफास्ट में या एज अ स्नैक आप उसको ओटमील लाजमी प्रोवाइड करें। अब इस ओट मील को किस तरह से आप उनको रिकमेंड करेंगे, इस ओट मील की क्या सर्विंग होगी और क्या इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप मस्ट ऐड करवाएंगे। आपने 1 कप ओट मिल कुक्ड उनको रिकमेंड करनी है, और साथ में आपने कहना है कि इसके साथ आपने 1 टीस्पून चिया सीड्स के ऐड करना है इसके अंदर। 6 to 7 ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स या पिस्ताचियोज जो हैं वो ऐड करने हैं। स्टैच्यूज को ओवरनाइट सोक में ही करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपने इसके अंदर एक बनाना ऐड कर लेना है, या फिर आप साथ में कुछ बेरीज भी ऐड कर सकते हैं। ये आपने उनको ब्रेकफास्ट में लाजमी रिकमेंड करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा बेस्ट फूड्स जो हैं उसमें आ जाते हैं रेड बीट्स। रेड बीट्स बहुत बेनिफिशियल है। बनाना आपको पता है पोटेशियम में भी रिच होता है। इसके अलावा गार्लिक आप उनकी डाइट में उनको रिकमेंड करेंगे। लीफी ग्रीन्स जो हैं वो रिकमेंड करेंगे। पिस्ताचियोज अनसॉल्टेड आपने रिकमेंड करने हैं। ऑलिव ऑयल आपने रिकमेंड करना है कि आपकी जो भी चीज़ कुक हो रही है वो ऑलिव ऑयल में कुक हो। इसके अलावा बेरीज डिफरेंट जो हैं वो आप रिकमेंड करेंगे। कीवी का इस्तेमाल आप उनको बताएंगे कि वो 3 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं, यानी कि 3 कीवी जो हैं वो एक वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनार का इस्तेमाल आप बताएंगे, कोशिश करवानी है कि अनार एज इट इज़ वो उसको खाएं, बजाय इसके कि वो जूस पिए। अनार को दूसरी प्रॉपरली जो है वो उसको उसकी सीड्स के साथ वो लोग खाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कोई आपका पेशेंट ऐसा है जो कि अभी यंगर एज में है और उसको चॉकलेट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप उसको डार्क चॉकलेट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उनकी डाइट में सिनेमन का इस्तेमाल भी उनको करवाएंगे। ठीक है। अब इसका डाइट प्लान बनाते हुए आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से आपने इसकी हिस्ट्री लेनी है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग पूरा लेक्चर तो सुनते नहीं हैं और फिर आप लोग जो है वो बाद में चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग सुने पहले, जो इसमें क्यूरीज हैं, जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आई, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बिल्कुल मैंने सिंपल सी जुबान में जो है वो आप लोगों को लेक्चर दिया है। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप लोग यहाँ यूट्यूब में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।